इसका आप ध्यान रखिएगा। तो इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट में देयर इज अ डिफरेंस। नाउ essentials of contract of insurance, try to understand. तो these are the things जो कि एक इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट में होने चाहिए। फर्स्ट, देयर मस्ट बी एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज, एंड वो पार्टीज कौन सी है मैंने आपको बताया था, वन इज द इंश्योरर एंड सेकेंड इज आपका क्या है, इंश्योर्ड। तो इंश्योर्ड आपका क्या हो गया कि जो पॉलिसी होल्डर है, पॉलिसी होल्डर, और इंश्योरेंस क्या हो गया, इंश्योरेंस कंपनी। तो इंश्योरेंस कंपनी दैट इज इंश्योरर, और इंश्योर्ड कौन हो गया, पॉलिसी होल्डर दैट इज द इंश्योर्ड। तो इन दोनों के बीच का एग्रीमेंट है। यहाँ पे ध्यान रखिए, पॉलिसी होल्डर जो कि इंश्योर्ड है डजंट मीन कि वही बेनिफिशियरी होगा। बेनिफिशियरी कुड बी अदर, बेनिफिशियरी असाइनी ये दूसरे हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, बीइंग पेरेंट यू कुड बी अ पॉलिसी होल्डर, और जो चिल्ड्रन है वो बेनिफिशियरीज होंगे, या आपका नॉमिनी या आपका जो डिपेंडेंट है वो बेनिफिशियरी हो सकता है। आप किसी और के लिए भी पॉलिसी ले सकते हैं, प्रोवाइडेड देयर इज सम इंश्योरेबल इंटरेस्ट अटैच्ड टू दैट पर्सन, जिसका आप पॉलिसी कवर ले रहे हैं उसका साथ आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। और तो इंश्योरेंस कंपनी और पॉलिसी होल्डर के बीच में जो एग्रीमेंट होना चाहिए, एक तो पहला एसेंशियल ये है, पहली रिक्वायरमेंट। Then second is agreement must be in writing with consent of both the parties. तो उसी को बोलते हैं पॉलिसी डॉक्यूमेंट। तो पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स में क्या होता है कि सारी चीजें मेंशन होती है, रिटर्न में होती है कि टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट क्या होंगे, टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट, टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट, उसके बाद बेनिफिट क्या क्या होगा, बेनिफिट क्या होगा, मतलब सरेंडर का प्रोसीजर क्या होगा, अगर टर्म इंश्योरेंस है तो आफ्टर दैट पीरियड इज ओवर, टाइम पीरियड इज ओवर, व्हाट वुड बी द पॉलिसी बेनिफिट, या व्हाट वुड बी द सम इश्योर्ड, गारंटीड अमाउंट कितना है जो मिलना ही मिलना है आपको, या आपका अगर इंडोमेंट प्लान है तो आफ्टर द लाइफ, या लाइफ होल लाइफ पॉलिसी है तो आफ्टर द लाइफ, या अगर रेस कवरेज, डेथ कवर है, एक्सीडेंट कवर है, डिजीज कवर है, उसके होने के बाद क्या बेनिफिट है आपको, वो सारी चीजें ब्लैक एंड व्हाइट में, मतलब रिटन डॉक्यूमेंट होता है। इवेंट मस्ट बी सब्जेक्ट टू रिस्क, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब वो डिफाइंड रिस्क होना चाहिए, अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, कैलकुलेटेड रिस्क होना चाहिए। आप ऐसी किसी चीज को आप रिस्क कवरेज में नहीं ले सकते पॉलिसी डॉक्यूमेंट में जिसको आप डिफाइन ना कर सके, जो रिस्क मतलब डिफाइन ही ना हो सके। मतलब आप इमोशंस को आप चाहें कि उसमें कवर कर लें कि मैं इमोशनली ब्रेक हो गया या डिप्रेशन हो गया, उसको आप पॉलिसी में कवर करें, तो देयर इज नो सच इंश्योरेंस पॉलिसी जो कि डिप्रेशन को, एंजाइटी को, इमोशंस को या ऐसी चीज को, ऐसे रिस्क को जिसको आप कैलकुलेट ना कर सके। तो इट मस्ट बी अ डिफाइंड रिस्क, रिस्क मतलब कैलकुलेट। दो वर्ड होते हैं, एक होता है रिस्क और दूसरा होता है अनसर्टेनिटी, दोनों में आप फर्क समझ लीजिए। अनसर्टेनिटी मीन्स अनफोर्सीन रिस्क, अनफोर्सीन रिस्क, इसको बोलते हैं अनसर्टेनिटी। तो अभी तक कोई ऐसा पॉलिसी बनी ही नहीं है जो अनसर्टेनिटी को कवर कर सके, वो सिर्फ रिस्क को कवर करते हैं, और उसमें पॉलिसी डॉक्यूमेंट में मेंशन होता है कि वो कौन कौन से रिस्क को कवर करेंगे, मतलब किन किन हैपनिंग्स को, किन किन इवेंट्स को, क्या क्या घटनाएं होंगी जिसके मॉनेटरी लॉस को वो अपने पॉलिसी में कवर करेंगे। they cannot hold it कि uncertainty means unforeseen risk, no one can cover the unforeseen risk। for example, जैसे कि मान लीजिए कि अर्थक्वेक आया, भूकंप आया, या और कोई ऐसी घटना हुई जो कि आप जिसको प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते, अनसर्टेनिटी है। तो अगर वो पॉलिसी डॉक्यूमेंट में वो घटना नहीं लिखी हुई है, अगर मेंशन है अर्थक्वेक तब तो ठीक है, अगर नहीं मेंशन है तो यू कैन नॉट कवर, उसका कंपनसेशन नहीं मिलेगा। Event must involve some element of uncertainty either with regard to time or with respect to occurrence। वो uncertainty calculated होना चाहिए with regard to time और with respect to occurrence।
मतलब कि वो घटना हो, जैसे कि मतलब एक्सीडेंट है या कोई हैपनिंग है, कोई कैजुअलिटी है, जनरल इंश्योरेंस में कोई डैमेज है, एक्सीडेंट है, अ, वो चीजें जो है वो कब होगी ये तो डिपेंड, ये यू कैन नॉट कैलकुलेट इट। तो अनसर्टेनिटी का पार्ट उतना ही रहना चाहिए, बट इट मस्ट बी कैलकुलेटेड ऑन डिफाइंड रिस्क। रिस्क शुड नॉट बी वेरी स्मॉल, ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि नेग्लिजिबल रिस्क। नॉर्मली क्या होता है कि कभी कभी क्या होती है, इंश्योरेंस कंपनीज एक इंश्योरेंस प्लान लाती है, और इंश्योरेंस प्लान ही लाती है कि वंस दे विल ब्रिंग द इंश्योरेंस प्लान, तो इंश्योरेंस प्लान में आपको मालूम है कि टैक्स बेनिफिट मिलता है। इंश्योरेंस प्लान में जो भी आप प्रीमियम देते हैं, प्रीमियम पे करते हैं, ये डिडक्शंस के लिए अलाउ होता है। अंडर सेक्शन 80C ये डिडक्शंस के लिए अलाउ होता है। मतलब आप उस प्रीमियम को अपनी इनकम से माइनस कर सकते हैं, जो बचेगा इनकम उसी पर आपको टैक्स देना होता है। कहने का मतलब इंश्योरेंस प्लान लेने का फायदा ये होता है कि जो प्रीमियम होता है वो आपका एज ए डिडक्शन काम करता है, और उस डिडक्शन के कारण आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। तो कई बार क्या होता है कि हाँ जी, यस, आर यू आस्किंग समथिंग? मैं तुम्हें भेज दूं कौन सी है, वो नॉर्मल वाली डिलीट हो गई है, वही तुम बाद में दे देना, हेलो, अभी मत देना, बाद में। तो दैट इवेंट मस्ट बी सब्जेक्ट, तो रिस्क शुड नॉट बी वेरी स्मॉल, मतलब जो भी आपका रिस्क कवरेज है वो सिग्निफिकेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इंश्योरेंस कंपनी क्या हुआ, इंश्योरेंस प्लान ले और उसमें नाम मात्र का एक वेरी निग्लिजिबल एक रिस्क कंपोनेंट डाल दिया कि अगर आपको मतलब कि कोई एक छोटी सी दुर्घटना या ऐसी चीज जो कि बहुत ही निग्लिजिबल है, जिसकी कोई मॉनेटरी ज्यादा वैल्यू नहीं है, तो उसको डाल करके उन्होंने इंश्योरेंस प्लान बना दिया और आप उसको टैक्स बेनिफिट ले रहे हैं। इट शुड नॉट बी देयर। वो सिग्निफिकेंट रिस्क होना चाहिए, उसके लिए मोर्टेलिटी चार्ज होता है। द कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस शुड नॉट बी प्रोहिबिटिव, मतलब कि जो आपका इंश्योरेंस है इसका आप करा प्रोहिबिटिव, प्रोहिबिटिव नहीं होना चाहिए, मतलब रिस्ट्रिक्टेड नहीं होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए। रिस्ट्रिक्टिव नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप चाहें कि आपके पास ड्रग्स है और आप उसका इंश्योरेंस कवर लेने चले जाए कि अगर नुकसान हो गया, मेरा ये पानी में अगर उतर गया या जल गया तो इसका हम इंश्योरेंस कवर, नो, वो लीगल मतलब प्रोहिबिटिव आइटम नहीं होना चाहिए, रिस्ट्रिक्टिव आइटम नहीं होना चाहिए। तो अगर आप जिसका भी इंश्योरेंस कवर लेना चाहते हैं, चाहे वो इवेंट हो, चाहे कोई ऑब्जेक्ट हो, चाहे कोई गुड्स हो, तो प्रोहिबिटिव नहीं होना चाहिए, रिस्ट्रिक्टिव नहीं होना चाहिए जिसका आप इंश्योरेंस ले रहे हैं। The risk must be capable of approximate mathematical estimation on the basis of the past record so that the premium can be fixed. और ये जो रिस्क मैंने बताया ये कैलकुलेटेड रिस्क होता है, और इसीलिए एक्चुअरीज होते हैं मार्केट में। एक्चुअरीज क्या होते हैं, जो प्रीमियम कैलकुलेशन का काम करते हैं। तो बेस्ड ऑन द रिस्क कैलकुलेशन वो देखते हैं कि जो जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट में रिस्क मेंशन कर रही है कंपनी, जिसको कवर करने के लिए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है होने की, तो बेस्ड ऑन द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट रिस्क हैपनिंग या दैट इवेंट हैपनिंग, मान लीजिए कि कोई अर्थक्वेक जोन में किसी का घर है, या तो वहां पर उसके प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, तो वहां पे आप देखेंगे जब जब अर्थक्वेक को जब कवर करेंगे तो उसके लिए प्रीमियम ज्यादा देना पड़ेगा। द रीजन बीइंग क्योंकि वहां पर उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो जो भी रिस्क पॉलिसी डॉक्यूमेंट में मेंशन होते हैं वो कैलकुलेटेड रिस्क होते हैं। कैलकुलेटेड रिस्क मींस बेस्ड ऑन द प्रोबेबिलिटी। जो एक्चुअरीज होते हैं, एक्चुअरीज आर द एक्सपर्ट ऑफ द इंश्योरेंस सेक्टर, जो कि कैलकुलेशन का काम करते हैं। तो बेस्ड ऑन द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट हैपनिंग और दैट रिस्क, जो कि प्रोबेबल फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, वो आपके रिस्क वो प्रीमियम अमाउंट को कैलकुलेट करते हैं। तो दीज आर द एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। इसमें क्या होता है कि आप पहली चीज को एग्रीमेंट होना चाहिए, दूसरा राइटिंग में हो और दोनों को कंसेंट हो, मतलब दोनों के सिग्नेचर होते हैं, और ये सब्जेक्ट टू रिस्क, मतलब कोई एक डिफाइंड रिस्क होना चाहिए।
एक सर्टेन डिग्री का अनसर्टेनिटी भी इसमें इन्वॉल्व होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम और अकरेंस, जो भी हो जाए। जैसे अगर वो टाइम पूरा हो जाता है तो आपको तब बेनिफिट मिलता है, या वो घटना जो उसमें मेंशन है, जो रिस्क मेंशन है, वो हो जाती है तो आपको वो बेनिफिट मिलेगा। एंड वो एडुकेट रिस्क होना चाहिए, स्मॉल नहीं होना चाहिए, नेग्लिजिबल नहीं होना चाहिए, प्रोहिबिटिव नहीं होना चाहिए, मतलब किसी ऐसे आइटम का आप इंश्योरेंस कवर नहीं ले सकते जो कि प्रोहिबिटिव है या रिस्ट्रिक्टिव है। तो आप, और रिस्क मस्ट बी कैपेबल ऑफ, और उसका एक प्रोबेबिलिटी, एक कैलकुलेशन हो जाए तो कैलकुलेटेड रिस्क का ही कवर करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि क्या प्रोबेबिलिटी है उस रिस्क की, और उसी को कवर करने के लिए वो अकॉर्डिंगली वो आपका प्रीमियम कैलकुलेट करते हैं। तो दीज आर द एसेंशियल्स ऑफ रिस्क। अब कैटेगरीज हम बाद में करेंगे। तो essentials of risk, insurance versus investment, you have already covered. What is the difference between insurance and assurance? I told you assurance means guaranteed amount. All the life insurance policies are assurance besides being insurance. And nature of insurance, I told you these are the points which you should keep in mind. Particularly, insurance never has been a gambling or charity. It's the business, and it's a flourishing business. जिसमें आपको it's boom. There is a boom in the market of the insurance business. चाहे वो जनरल इंश्योरेंस हो, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो. तो and and it is regulated through IRDA. There must be insurable interest, and now it is over. तो अगर किसी को कुछ पूछना हो यहाँ तक, कोई कंफ्यूजन हो, एनीवन? कविसा? Yes, sir. तो एवरीथिंग इज क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं? No, sir, not now. ठीक है। तो टुमारो वी विल डिस्कस द कैटेगरीज, जो कितनी कैटेगरीज होती है लाइफ इंश्योरेंस। एंड यस, एक मिनट, ओके। ओके, आई विल शेयर दिस स्लाइड्स ऑन नॉट द गूगल क्लासरूम। हम आपको उसी, जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, उसी पर मैं अपलोड कर दूंगा, तो यू कैन डाउनलोड इट। तो नो इश्यूज इन दैट, एनीथिंग? तो नया अब मैं लॉग आउट कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय बाय।